अस्सलाम वालेकुम। आपको प्रोग्राम हरफराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स केस की समाअत हुई और 3 अहम पॉइंटर सामने आए हैं। पहला पॉइंट यह है कि यह समाअत अब रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। दूसरा इंतहाई अहम पॉइंट, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कब कब वजीर, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म रहे, ये तफसीलात अदालत ने मंगवा ली हैं। और तीसरा अहम पॉइंट वो ये है कि सादिक और अमीन की तशरीह के हवाले से इंतहाई अहम बात सामने आई है कि अगर सादिक और अमीन की हमसे तशरीह कराई गई तो मुल्क में इलेक्शन लड़ने के अहल कोई नहीं रहेगा। इंतहाई अहम पॉइंट्स हैं, ये सवालात होंगे हमारे, ये हम पूछेंगे जनाब औरिया मकबूल जान साहब से। और साहब, वेरी वार्म वेलकम। पहला सवाल मेरा यही होगा, रोजाना की बुनियाद पर समाअत होने जा रही है, क्या कोई बड़ा फैसला बहुत जल्दी आने जा रहा है? आप देख रहे हैं ऐसे? पहले तो हम बात कर लेते हैं सादिक और अमीन पे। जी, बुनियादी तौर पर 18 करोड़ या 20 करोड़ या 21 करोड़ या 22 करोड़ लोगों का बुनियादी एतराज़ ही यही है जी, कि असेंबली में जो लोग बैठे हुए हैं क्या वो इस काबिल हैं कि सादिक और अमीन कहलाए जा सकें। एक बुनियादी झगड़ा यही है। असल में बहुत अरसे से जी, इस दोनों अल्फाज को ज़ियाउल हक के साथ पहले एसोसिएट किया गया, फिर अगर ज़ियाउल हक से बात नहीं बनती थी तो वो कहते थे चूंकि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब हैं तो वहां तक तो कोई पहुंच नहीं सकता, तो उस मकाम तक तो आ नहीं सकता। अच्छा, छोड़ दें सादिक और अमीन के अल्फाज को। सादिक का तर्जमा अंग्रेजी में ट्रुथफुल कर लें जी, और अमीन का आप कर लें ट्रस्टवर्दी कर लें। ट्रस्टवर्दी, ठीक, यस, ये दोनों लफ्ज क्या दुनिया में बोले नहीं जाते? बिल्कुल बोले जाते हैं। बरतानिया की पार्लियामेंट में अगर कोई शख्स ट्रुथफुल ना हो तो क्या वो वहां पर इस काबिल होता है कि वो खड़ा होकर कह सके कि मुझे वोट दिया जाए? सर, उसकी मॉरल ऑब्लिगेशन होती है, खुद छोड़ के चला जाता है वो। मॉरल ऑब्लिगेशन को छोड़ें, ये मॉरल ऑब्लिगेशन कहां से आई? ये मॉरल ऑब्लिगेशन वहां की अदालतों ने पैदा की जी। उन्होंने छोटे से छोटे केस के ऊपर लोगों को सजाएं दी। उन्होंने बताया कि ये जो सादिक और अमीन है ये बुनियादी तौर पर हमारी सियासत की अलामत है। जी, मसला पता है क्या है? इस मुल्क की एक अजीबो गरीब यला है। इस मुल्क के अंदर हर वो शख्स जो बददियानत है, हर वो शख्स जिसके पास बहुत सारा पैसा कहीं से आ गया है, खा उसने हीरोइन से पैसा इकट्ठा किया है, खा उसने सरकारी मुलाजमत पे करप्शन से पैसा इकट्ठा किया है, खा उसने किसी को रिश्वत दे के पैसा इकट्ठा किया है, उसके अंदर एक खुमार होता है कि वो इलेक्शन लड़े। पहली बात तो ये, और इलेक्शन लड़के वो असेंबली का रुकन बने। इसी तरह बाय हुक और क्रुक, इसी तरह वो लोग जो कि पूरी जिंदगी मज़ारे के ऊपर जुल्म करते रहते हैं, अपने हारी के ऊपर जुल्म करते रहते हैं, अपने कमी कमीनों का हक मारते रहते हैं, अपने रिश्तेदारों की जायदाद जब्त की होती हैं, अपनी बहनों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया होता, वो लोग समझते हैं कि चूंकि हम बहुत बड़ी बरादरी के लोग हैं तो हमारा इनहेरेंट राइट है कि हम असेंबली में पहुंचें और हम जाके वहां पर एक किस्म की अपनी इज्जत और तौकीर में इजाफा करें। इससे पास टाइम, सियासत यहां पर पास टाइम है। और सियासत पास टाइम इसलिए है कि सियासी रुकन बन के, असेंबली का रुकन बन के आप अपने बहुत सारे ऐसे अयूब के ऊपर पर्दा डालते हैं और आपके बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं, आप बहुत सारे जराइम कर लेते हैं और आपको कोई पूछता नहीं। बिल्कुल सही। सादिक और अमीन ये दो लफ्ज ऐसे हैं, ट्रुथफुल एंड ट्रस्टवर्दी। जी, ठीक, कि आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, आपको डिफाइन करना पड़ेगा, करना चाहिए। देखें ये किसका काम है, क्यों नहीं किया? देखें ये किसका काम है जी, कि कौन जो है वो झूठा गवाह पेश हुआ। अदालत का काम है ना। परजरी कहां से आती है? अदालत बताती है। बिल्कुल। कौन सा? मैं नहीं साबित करता हूं, आप साबित नहीं कर। जो शख्स जिसको इस कौम ने इंसाफ की कुर्सी पे बिठाया है वो बताएगा कि सादिक और अमीन कौन है। जी, ठीक। अमूमन यह कहा जाता है कि जिस शख्स को 1 लाख आदमी ने वोट दिया है, आप 1 लाख आदमी को जाहिल और बेवकूफ समझते हो। हम बेवकूफ और जाहिल नहीं समझते, लेकिन मसला यह है कि उस 1 लाख आदमी का वोट किस तरह लिया गया, उस 1 लाख आदमी को मैनिपुलेट कैसे किया गया, वो वोट की सियासत है क्या इस मुल्क के अंदर। जी, इसी के ऊपर तो हमारी सियासी पार्टियां चल रही हैं। बहरहाल ये बुनियादी चीज थी जो उन्होंने कहा कि हमसे डेफिनेशन करें। मैं कहता हूं आप डेफिनेशन कर दें एक दफा। और ये जो इतनी लंबी लिस्ट बनी हुई है ना टैक्स चोरों की, जी, ठीक, उसके बाद जनाब जालिमों की, वडेरों की, जागीरदारों की, 2 नंबरियों की,
सारा कुछ उन लोगों की ये एक दफा लिस्ट खत्म हो जाए और ये सब और लोग जेन्युइन आदमी को चुनना शुरू करें। जी। वो कहते हैं कोई इलेक्शन भले इलेक्शन के इस काबिल ना रहे, कोई भी इलेक्शन के इस काबिल ना रहे, लेकिन एक बात तो तय होगी कि हमें सादक और अमीन चाहिए। ठीक, और पाकिस्तान में सादक और अमीन की कमी नहीं है जी। आज भी मोहल्ले में 4 आदमी को चाहिए ना कि हमें एक ऐसे आदमी से फैसला कराना है जो नेक है, जो ईमानदार है, तो परहेजगार है, तो कोई डिस्प्यूट नहीं होता। वो कहते हैं फलां बाबा जी बहुत अच्छे हैं, जाओ उनके पास जाके फैसला करवा लेते हैं जी। कभी डिस्प्यूट नहीं हुआ। हमेशा डिस्प्यूट इस वक्त आता है कि जब हमारी नीयतें खराब होती हैं। अच्छा, अब आते हैं केस की तरफ। अच्छा, केस में रोजाना की बुनियाद पर समाप्त होगी, ये कितनी अच्छी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। केस अब रोजाना की बुनियाद पर सुना जाएगा जी। अच्छा, केस में बड़ी जिसे कहते हैं रैपिड डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आप देखें कल इमरान खान ने, आज इमरान खान ने वही बात की जो हम यहाँ कह रहे थे, पीआईडी वाली, बिल्कुल। और ये बात जो है, ये बात बड़े जोर शोर से करनी चाहिए और इस बात के ऊपर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन या पीआईडी का जो इंचार्ज है उसके ऊपर बाकायदा कोर्ट के अंदर सरकार के वसाइल को गलत जगह इस्तेमाल करने का केस होना चाहिए। केस होना चाहिए कि एक आप कैसे एक दानियाल अजीज साहब या कोई और बंदा जो है वो एक इंडिविजुअल के कारोबार को, एक जगह आप कहते हो प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है और दूसरी जगह आप हसन नवाज, हुसैन नवाज, ना असेंबली के रुकन है, ना मुस्लिम लीग के रुकन है, ना कोई और चीज है, ना मरियम नवाज, उसको आप डिफेंड करते हो कहां से? पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के डेस्क पे बैठकर, प्लेटफॉर्म पे बैठकर। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का खर्चा रायवंड से नहीं आता, टैक्सपेयर की जेब मेरे जाता है। पाकिस्तान के आम आदमी से वो जो जूता खरीदने जाता है ना, तो उसके ऊपर जो 200 रुपया टैक्स देता है जी, वो जो साबुन की टिकिया के ऊपर 10 रुपए टैक्स देता है, वो अगर कभी पान और सिगरेट खरीदता है तो टैक्स, इस टैक्स के पैसे से पीएडी का बोर्ड लिखा जाता है, इस टैक्स के पैसे से वो सारे के सारे लोग तनख्वाहें लेते हैं। ये लोग अगर एक इंडिविजुअल को, तो फिर इमरान खान को भी वहां आना, और फिर कल को अगर कोई टीपू ट्रका वाला का केस होगा वो भी वहां आना चाहिए, फिर उसके बाद हाँ उसको भी डिफेंड करना चाहिए ना, उसका भी उतना ही हक है जितना इस मुल्क में डिफेंड करने के लिए नवाज शरीफ की क्रोनी का हक है, जितना ही उसका हक है। और वैसे कमाल की बात है, नवाज शरीफ साहब को भी अपने वकील कमाल मिले हैं, एक वकील तब्दील कर लिया, ये भी पॉइंट है। मैं वो वकील दानियाल अजीज, अच्छा दानियाल अजीज को हम मुशर्रफ स्पोक्स पर्सन, ये भी वकील है ना जी जी। ये मुशर्रफ के जमाने में हमने इनको इसी तरह उछलते कूदते लड़ते भिड़ते देखा हुआ है। ठीक है, एक तो वो है कमाल के आदमी। अच्छा, कोई मतलब ये है कि उस वक्त ये डीएमजी के साथ पीछे पड़े हुए थे, मैं डिप्टी कमिश्नर को खत्म करके दम लूंगा, मैं अभी उनके अपनी पार्टी ने डिप्टी कमिश्नर बहाल किए, अब जाओ करके दिखाओ, नहीं अब जाके उसके अपना शहबाज शरीफ के बाहर जाके जुलूस निकालो ना जी, जैसे आप पहले निकाला करते थे। जनरल तनवीर नकवी के साथ लगे हुए थे और दुनिया जहान में ये वो मुशर्रफ, मैं शुजात से बताते हैं एक दफा कि मुशर्रफ के यहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ था, तो अचानक दानियाल अजीज ने जाकर ऐसी सफाई करनी शुरू की। तो मुझे बड़ी शुजात कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि यार ऐसी कौन सी बात थी कि तुम इतना उनके नखरे उठा रहे हो। बहरहाल एनीहो, शुजात खान जाने, दरोग पर गर्दने रावी और दानियाल अजीज सब जाने, दूसरा उनको तलाल चोई साहब मिले हुए डिफेंड करने के। ठीक, अब आते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल वहां पर, अब इन्होंने इसको पॉलिटिकल इशू बनाया हुआ है। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू। दुनिया के किसी मुल्क में भी एक आदमी के कारोबार के ऊपर जब एतराज आता है तो ये सियासी इशू नहीं रहता जी। कल को किसी दो खानदानों के दरमियान झगड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मेरा हक इसने मारा है, जैसे पहले भी केसेस हुए हैं नवाज शरीफ फैमिली के अंदर, तो क्या वो सियासत की नजर होगा, क्या उसको सियासतदान डिफेंड करें? अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी आज अदालत ने कुछ सवालात जो है पूछे हैं। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं अक्सर लोग कहते हैं कि ये कितना आमियाना सा सवाल है कि वो कब वजीर खजाना बने, तो कब वजीर आजम बने, तो कब वजीर आला बने, कब, लेकिन सर ये तफसील में जाना तो चाहिए। ये आमियाना सवाल नहीं है, ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है। जिस वक्त अदालत की सफा मसल पर आएगा ना कि फलां तारीख को, यानी 1985 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब वजीर खजाना बने थे ना, जनरल जिलानी की कैबिनेट में थे ना, जनरल जिलानी की कैबिनेट में जब आएंगे तो उस वक्त ये होगा कि टैक्स डॉक्यूमेंट बताएगा कि जनाब नवाज शरीफ साहब की जायदाद कितनी थी और टैक्स कितना देते थे। उसके बाद वो जो लैडर है वो कैसे आगे बढ़ा, ठीक है, और कैसे कैसे उसके अंदर फल लगे
और कैसे कौन सा दरख्त था जहां से इतने पैसे किस आते दरख्त रहे? के ऊपर कैसे कैसे फल लगे और वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते की रहे। और उस ऐसे फिर पारस पत्थर बना और उसके बाद जनाब जिसको हाथ लगाया उसको सोना बना दिया। सोना करते ठीक हैं। जी। है, वो जो कैफे, इसलिए उन्होंने कहा कब वजीर खजाना बने, कब वजीर आला बने, कब, क्योंकि इक्तदार से तो सिवाय जलावतनी के पीरियड के वो कभी 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 निकले ही नहीं ना। जी। पंजाब के इक्तदार से तो पीपल पार्टी को उन्होंने देश निकाला दे दिया था 1977 के बाद। 77 के बाद पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर नहीं आई। मंजूर भट्टू वगैरह आ गए, उनका कोलिजन गवर्नमेंट बन गई, ये हो गया, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं। तो ये तो रहे। इसके बाद अच्छा, दूसरा उन्होंने जो कमाल की बात इसके अंदर आई है, पॉइंट उठाया वो ये है, और ये इतना बड़ा बेसिकली लैप्स है कि हुदैबिया पेपर मिल्स के खिलाफ हाई कोर्ट ने अपील की। जी। हाई कोर्ट फैसला किया, उसके खिलाफ नैब की अदालत के खिलाफ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नैब अपील में नहीं गई। क्या तुम्हारे रिश्तेदार थे? जाना चाहिए था। जाना चाहिए। ये इतना बड़ा इशू है कि जिसके ऊपर नैब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सैक हो सकती है। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये बेसिकली नेग्लिजेंस है। ये इतनी बड़ी नेग्लिजेंस है कि जैसे आप मैं किसी कत्ल का केस लेके गया हूं अपने किसी भाई बंद का, और उस मेरे खिलाफ फैसला आ गया है, तो मैं जाके अगर उसकी अपील नहीं करूंगा, इसका मतलब है कि मेरे अपने भाई से कोई दिलचस्पी नहीं, बिल्कुल सही, मेरे उसके कत्ल के साथ भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ये है कि जो उन्होंने उनसे पूछा है कि आप ये बताइए ट्रेल जो है, मनी ट्रेल जो है वो अब साबित कर, क्योंकि एक दो तीन ऐसी चीजें हैं कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट आ चुकी हुई हैं अदालत के अंदर, और हम बार बार इसलिए जहां दोहरा रहे हैं कि ये एक ऐसे फर्द का केस है कि जिस फर्द ने गुज़श्ता 30 साल में पाकिस्तान के हर शख्स के ऊपर उंगली उठाकर उसे बददियानत कहा है, उसे करप्ट कहा है, उसे लूटमार का चैंपियन कहा है, उसे 10% कहा है, उसे कुछ कहा है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को तरक्की का दुश्मन कहा है, किसी को गद्दार। ये उस शख्स का केस है जी, जिसने हमेशा उंगली यूं रखी है और हमेशा हर आदमी को सरेआम, जिसे कहते हैं, बदनाम किया है और इल्जाम लगा के बदनाम किया है। ठीक है, अब ये उस शख्स का केस है। अब उस शख्स के केस को आपको खुद उसको साबित करना है। मैंने कल भी ये कहा था कि बुनियादी तौर पर, लेकिन सर क्या बर्डन ऑफ प्रूफ इमरान खान के ऊपर है? नहीं इमरान खान पे होता, देखा ना, बुनियादी तौर पे केस जब आप ऐसा, उस वक्त बर्डन ऑफ प्रूफ इमरान खान के ऊपर होता जब हसन नवाज थे, हुसैन नवाज ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं जी। जब आप मान लेंगे, आप अब डिनाई कर नहीं सकते ना, रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह चीज है कि आप डिनाई आप नहीं कर सकते। डिनाई करेंगे तो मसला हो जाएगा। अगर वो कभी ये बयान ना आया होता, लेकिन अब मुझे शक ये पड़ता है कि इतने कंट्रडिक्टरी बयान आ चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के, हसन नवाज के, हुसैन नवाज के, मरियम का तो आया नहीं, एक पुराना सना बुच्चा वाला है कि किसी भी वक्त फॉर अ स्टेटमेंट ऑन ओथ सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को बुला सकती है। अच्छा, नॉट प्राइम मिनिस्टर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बुला सकती है, राइट, क्योंकि फ्लैट्स आर नॉट ओन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है ना। रायवंड का पैलेस इज नॉट ओन्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ओन्ड बाय मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, राइट, इन्वर्टेड कॉमर्स, फिर कह रहा हूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का की ओनरशिप है, किसी और की ओनरशिप नहीं है। फैसला जल्दी हो सकता है। फैसला जब इमरान खान कहते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, उससे पहले हो सकता है, उससे पहले हो सकता है। अच्छा। सिंपल लिखा जाए कि जनाब वाला, ये आपने खुद इसको ओन किया है, आप इसकी ट्रेल हमें बताएं, और अगर आप ट्रेल नहीं बता सकते तो विच मीन्स कि आप खाइन हैं, आपने खयानत की है, आपने इसका हिसाब नहीं दिया। और अब तो जो चीजें, अब जो रिसेंट डॉक्यूमेंट आए हैं मनरवा वाले और दूसरे तीसरे, उसके ऊपर ज्यादा यही हो सकता है ना कि वो इनकार कर देंगे। ठीक है, इनकार में पहला क्वेश्चन जो होगा कि इतने अरसे से वेबसाइट पे पड़े हुए थे, आपने किसी पे हद तक इज्जत का दावा नहीं किया, तो वो कह सकते हैं हमें जरूरत ही नहीं, हमारी तरफ से जो मर्जी कर दो, हम लोगों को कहते। उसके बाद फिर होगा कि फिर ये होगा कि अदालत उस पर कमीशन बना सकती है कि जाओ इसको लोकेट करो। अच्छा। जाके उस वक्त अगर, लेकिन अगर उससे पहले ही ये ट्रेल ही नहीं देते फिर मसाइल बढ़ेंगे। और एक और बड़ा बात है कि 2006 से पहले
की जायदाद है जी। उसको साबित करना पड़ेगा कि ओनरशिप है कि नहीं है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा ये है कि वो जो केस है जिसके अंदर अब जो मियां शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा है कि आप उसको शामिल करें, अब देखें अदालत उसमें शामिल कर सकती है, अदालत के पास है। और अगर जस्टिस करना है अदालत ने तो मियां शहबाज शरीफ को भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो केस है जो अतफीक वाला ट्रस्ट वाला जिसके अंदर इन्होंने गिरवी रखे थे फ्लैट और उसके बाद वो 73 मिलियन तक कितना था वो उन्होंने पे कर दिया था, वो जो पे किया है वो कहां से आया पैसा? तो ये वो बहुत सवालात हैं कि जो कौम के सामने हैं और बड़े वाजे होते जा रहे हैं और जवाब भी उसके आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी, देखते हैं कब तक फैसला आता है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस भी, बच्चों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रही है उसका जिम्मेदार आखिर कौन है, इंसाफ कौन करेगा। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की। घरों में काम करने वाले बच्चों पर तशद्दुद का असल में जिम्मेदार कौन है? क्या वो लोग जिनके घरों में वो बच्चे काम करते हैं या फिर ये मुआशरा? दूसरे हिस्से में इसी पर बातचीत होगी। और ये सब रीजंस क्या हैं? बढ़ता हुआ डोमेस्टिक वायलेंस, आखिर रिस्पॉन्सिबल कौन है इसका? देखिए, इस इशू को आज हम इसलिए उठा रहे हैं कि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है अपना दूसरा सुओ मोटो उन्होंने ये रेफरेंस लिया है जी। और ये बड़ी अहम बात है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत अरसे से रोज़ ख़बरें आती थीं, आज फ़लाँ शख्स के घर से एक बच्ची पर जुल्म तशद्दुद हुआ, उसको मारा गया, उसको ज़ख्मी किया गया, उसको जलाया गया, उसको और बहुत से ऐसी इवन मारी, और बच्चियाँ मारी गई बेचारी जी। तो वो केस चलता था, कुछ देर के लिए मैं मीडिया के पास आता था और मीडिया जो है उसको चलाता था, फिर उसके बाद अदालतों के अंदर चला गया। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये जो बेचारी बच्चियां होती हैं या बच्चे होते हैं, इनको उनके वालिदैन जो हैं वो छोड़ जाते हैं, ओन नहीं करते, नहीं छोड़ जाते हैं घरों के अंदर। इस वक्त पंजाब में आप कभी या बड़े बड़े इलाकों के अंदर, लाहौर के बड़े बड़े इलाकों के अंदर चले जाएं तो आपको हर घर के अंदर कोई ना कोई एक बच्चा या दो बच्चियां जरूर मिलेंगी जी, काम करने वाले। अच्छा, ये वो बच्चियां होती हैं कि जो सारा दिन सुबह सवेरे उठ के मतलब झाड़ू पोंछा से शुरू होती हैं और उसके बाद बच्चों को खिला रही हैं, पिला रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, किसी के पाँव दबा रही हैं, किसी के सर में तेल लगा रही हैं, बर्तन साफ करने, बहुत सारी चीज़। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये उनका प्ले का टाइम होता है। गांव के अंदर स्कूल ना जाए बच्ची या बच्चा, लेकिन ये होता है कि माँ अगर घर का काम कर रही है वो और कुछ नहीं तो गुड़ियों से खेल रही होती है, वो और कुछ नहीं तो उसने छोटा सा बकरी के बच्चे के साथ खेल रही होती है, मोहल्ले में खेल रही होती है, वो लुकड़ मीटी टाइप चीजें कर, बहुत सारे जो बच्चे का बुनियादी प्ले का हक है जी, वो हम उसे छीन लेते हैं। और किस लिए छीन लेते हैं? 3,000 रुपया महीना, 2,000 रुपया महीना, 5,000 रुपये, इससे ज्यादा 1,25,00,000 इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर होते हैं जी। अच्छा, इसमें दो तरह की चाइल्ड लेबर, एक तो वो है कि जो अपने वालिद के साथ काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वालिद का वर्कशॉप है, वो उसके साथ लगे हुए हैं, या वालिद लोहार है, लोहार की थुकनी दे रहे हैं। अच्छा, वो उसमें दो तरह की चीज़ होती है। वालिद अगर सामने हो ना तो वो उसको थोड़ी देर से, अगर वो थोड़ा डांट भी देगा तो थोड़ी देर के लिए कहेगा जाओ जाके तुम खेलो या तुम कुछ कर लो जो कुछ भी है। या वो बच्चा जो है अगर थोड़ा बहुत खेल के आएगा भी तो वालिद जो है उसको गुजर कर देगा, चलो ठीक है मेरे साथ काम कर रहा है, काम सीख रहा है। एक वो होते हैं कि जिनको कान से पकड़ते हैं और जाके वर्कशॉप पे बिठा देते हैं, सारा दिन उसको काम करवाते हैं। अमेरिका के अंदर भी जो चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन है तो उसमें यही है कि चाइल्ड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए लेबर इफ ही इज वर्किंग इन द प्रेमिसेस इन व्हिच हिज पेरेंट्स आर आल्सो वर्किंग। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है उनकी। जिस प्रेमिसेस के अंदर बच्चे के पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं, अगर चाइल्ड उसके साथ काम कर रहा है तो उसको लेबर ट्रीट नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तान का मसला यह है कि इस तरह के एनवायरनमेंट भी बड़ी अजीबोगरीब होती है। मतलब भट्टे के अंदर जो बच्चे काम कर रहे हैं वो जो है वो पूरा का पूरा खानदान काम करता है और बड़े बड़े स्टाइल से, बड़े तरीके से होता यह है कि उनको पहले कर्ज दिया जाता है कि जाओ तुम कर दो, वो कर्ज बेचारे लेते हैं, उस कर्ज का एक चक्कर चलाया जाता है साहूकारी का, उस चक्कर के अंदर उनको बांध के रखा, जकड़ लिया जाता है। ये जो कल का वाकया हुआ है
इस वाक्य के अंदर बड़ी अजीबोगरीब, अब ये चीफ जस्टिस साहब ने रिपोर्ट मांगी है जी, और तैयबा वाला अब एक एडिशनल सेशन जज साहब के घर से ये बच्ची जो है तशद्दुद का शिकार हुई जी, बुरे वाला का रहने वाला उसका बाप है जो आया, उसके बारे में कहा जाता है कि पता नहीं बाप है कि नहीं है। वो बच्ची कहती है, बच्ची जो पड़ोसियों के इंटरव्यूज में देख रहा था ना, तो गनमैन भी वो बच्ची आके उनके सामने रोती थी कि मुझे मारते हैं, मुझे तशद्दुद करते हैं और ये करते हैं। और बच्ची का जो चेहरा था, उसके ऊपर जो जख्म थे, वो नजर आता था कि उस पर मार पड़ी है। अब देखें ना, आप देखें, आप तन्हा हैं, आप घर से दूर हैं, आपको जख्म लगते हैं, आपको दर्द होती है, आप अकेले तन्हाई में जाके एक कोने खुदरे में रोते हैं। अपनी माँ की गोद मुयस्सर नहीं है, अल्लाह, बाप का सीना मुयस्सर नहीं है जी, भाई मुयस्सर नहीं है, बहन मुयस्सर नहीं है, और जालिम है वो लोग जो ये कुछ करते हैं। चीफ जस्टिस साहब को, अगर वो एडिशनल सेशन जज की बीवी है या उसकी जज साहब खुद हैं, उनको एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए, प्रेसिडेंट सेट आप करना चाहिए। सोच नहीं सकते कि उस बच्चे पे गुजरती क्या है कि जिसका बाप और जिसकी मां, वाहिद गोद बाप का सीना और मां की गोद होती है ना, वही बाप और मां जब आपको किसी एक जालिम के हवाले कर दें कि जो उसकी चमड़ी उधेड़ दे, तो उस बच्चे का इस कायनात के हर रिश्ते से इत्मीनान उठ जाता है। नो डाउट कि मेरा बाप ही मुझे छोड़ गया, मेरी मां ही मुझे 3000 रुपये पे छोड़। और आप उनकी कहानियां सुने, अजीब व गरीब होती हैं। मेरा बाप चरस पीता है, मेरा बाप हीरोइन पीता है, मेरी मां जो है बीमार है, मेरा बाप बिस्तर से लग चुका हुआ है। आप उसको उसकी एरिया के अंदर आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करते। यानी ये खालिसतन ऐसा जुल्म है कि जिस जुल्म के ऊपर उस गांव के लोग भी मुजरम हैं। अल्लाह, उसका रसूल उस पड़ोसी को पूछेगा जी कि जिसके पड़ोस में से एक बच्ची, खा वो बूरा वाला से उठी, खा वो मुल्तान के खानेवाल से उठी, खा वो रहीमयार खान से उठी, खा वो गुजर खान से उठी, और वो उसने हिजरत की 2000 रुपये 3000 रुपये के ऊपर एक ऐसे घर में रही जिस घर में उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। पूरे का पूरा घर पूरा गांव क़यामत के दिन अल्लाह सवाल के ऊपर खड़ा कर देगा कि तुम रिस्क खाते थे, तुम इतना ज्यादा खाना खाते थे, तुम इतना ज्यादा तो तुम्हारी तायश करते थे, और एक बच्ची को 3000 रुपये पे 5000 रुपये पे अपने घर से कई 100 मील दूर जाकर बेगार की बात हो गई। अब क्योंकि रिलीजियस अवेयरनेस देना भी हमारा काम नहीं, है। मैं आपको बताऊं, हमारे जो लोग तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, कौन पूछेगा? हमारे सेकुलर दोस्त जो हैं वो अक्सर कहते हैं कि कानून बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दुनिया का कोई कानून, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो, आप ये कानून किसी तौर पर भी इंसाफ इसलिए फराहम नहीं कर सकता कि फॉर एग्जांपल मैं इस घर में बैठा हूं, मैंने रात को मुरगन खाना खाया है, मैंने शानदार किस्म की दावत उड़ाई है, और मेरे पड़ोस में 3 बच्चे भूखे सोए हैं। आप मुझे बताइए किस कानून के तहत आप मुझे हथकड़ी लगाएंगे? दुनिया के किसी कानून में अल्लाह हथकड़ी लगाता है यहां पर। इसीलिए मैं कहता हूं कि रिलीजियस टीचिंग जो है, मजहबी तारीफ जो है, वो खौफ खुदा पैदा करती है, और खौफ खुदा पड़ोसी का ध्यान देता है। ये हमारे माशरे से खौफ खुदा उठाते हैं ये लोग। जब कानून और इंसाफ के तहत इंसाफ मुहैया करने वालों के घरों में ऐसा होने लग जाए तो फिर हम सवाल करें तो किससे करें? ये ऐसे ये बहुत देखें उनको। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो ये चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हमारे वहाँ स्टूडेंट होते थे, अनवर कासी साहब। अच्छा। मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने एक फैसला किया है, अब मुझे समझ नहीं आती ये फैसला किस बुनियाद पे हुआ है। तो पहली बात तो ये है, चलो उसने माफ कर दिया, तशद्दुद माफ कर दिया। ये जो चाइल्ड लेबर के तहत बच्चे को उसने मुलाजिम में रखा हुआ था, उसमें एडिशनल सेशन जज के ऊपर आपने केस नहीं किया? करना चाहिए। नहीं, भूल गए, SHO भूल गया, सेशन जज भूल गया, हाईकोर्ट भूल गई। इधर तो पकड़ते हैं एक बंदे को पुलिस वाले, तो उसके ऊपर पहले तो आर्म्स एक्ट का मुकदमा डालते हैं, जी हाँ, फिर उसके बाद दहशतगर्दी का डालते हैं,
फिर उसका 2 दफे और भी डाल, जितनी एसएचओ के दिमाग में दफात होती हैं वो आम आदमी पे डाल देते हैं। बिल्कुल सही। एक आदमी को मुझे अच्छी तरह याद है, वो मैं यहां पर खड़ा था, डीजी आर्कियोलॉजी था जी। तो रास्ते में एक नाका लगाया होता है पुलिस वालों ने जी। क्योंकि दार बात है वो जो नहर जो जगह है ना बाची मस्जिद, जी, जी। उसके साथ वो डांस वांस वाली जगह हाँ, हाँ, जी। तो मैं कभी कभी अपने ऑफिस में बैठा था रात के वक्त काम कर रहा था, तो वो पुलिस वाले, और इधर आओ, किधर से आ रहे हो, अच्छा फूंक मारो तुम। अच्छा। वो पहले फूंक, वो एक बंदा मैंने देखा, वो बंदा जो था उसके हाथ में एक कोई दरांती थी, बेचारा तरखान होगा, कारोबार करके आ रहा होगा ना, उसने कहा मैं नौकरी करके आ रहा हूँ। उसने क्या करते, कहते मैं तरखान, और ये तुम्हारे पास तो कुफल तराशी का सामान पड़ा हुआ है, इससे तुम ताले तोड़ते हो। वो कहता सर ये इससे मैं काम करता हूँ, मैं पाइप काटता हूँ और जाके प्लम्बरिंग भी करता हूँ। ये उसने कहा नहीं ये तो तुम ताले तोड़। अब उस बेचारे को जो जमा पूंजी थी वो ले ली होगी, डेफिनेटली। ये इससे रूटीन, मेरे साथ हुआ पिछले दिनों, आपके सामने रूटीन। लेकिन मसला सारा ये है कि आपको इस वक्त, कल अगर ये एक रिपोर्ट चाहती है रजिस्ट्रार की, तो आपको ये पूछना चाहिए है, इसलिए कि हमारे मुल्क में कुछ माफियाज बन चुके हुए हैं और हर एक के हैं। अगर डॉक्टर के बारे में कहो कि डॉक्टर चोर है तो सारे डॉक्टर इकट्ठे हो जाते हैं, वकील के बारे में कहो वकील चोर है, वकील इकट्ठे हो जाते हैं, सियासतदान भी इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं आफ्टर वो मिसाक जमहूरियत, वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, जुडिशरी के बहुत वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। ये गलत है, ये रवायत खत्म होनी चाहिए। अल्लाह का कुरान कहता है ला यजरिमन्नकुम शनानन कौम, किसी कौम की मोहब्बत तुम्हें, नफरत तुम्हें इस बात पर मजबूर न करे कि तुम इंसाफ का दामन छोड़ दो। ये इंसाफ होना चाहिए। आज आप इंसाफ करेंगे तो कल ये मुल्क का मुस्तकबिल संवरेगा। इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे लाहौर की। लाहौर आखिर इतना बंद क्यों था आज के दिन, ये सोचने वाली बात है, इस पर बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में यकीनी तौर पर आपकी लाइव कॉल शामिल की जाती हैं। अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, इस पर कॉल कर सकते हैं, आज के मौजू पर बात कर सकते हैं। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हमारा एक कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, तो औरिया साहब से क्वेश्चन कर लेते हैं। औरिया साहब, ये प्रैक्टिकल लॉकडाउन की कैफियत थी पूरे लाहौर में, इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं कराचीआइट हूँ, मैं नहीं समझ रहा था कि इतना लॉकडाउन होगा। वजह क्या थी? असल में एक रैली निकल रही थी, एक खादम हुसैन रिजवी साहब हैं और उनके साथ और लोग भी हैं जी, बड़े शोला बयान मुकर्रर हैं। वो मुमताज़ कादरी के हवाले से खासे गर्मजोश हैं और काफ़ी अरसे से वो इसकी तहरीक में चला रहे थे। कल चूँकि आज चूँकि सलमान तासीर का वो डे था जिस दिन उन्हें जाँबाग किया गया था, उनके मुमताज़ कादरी ने उनको कत्ल किया था जी, तो उस वजह से ये वो रैली निकल रही थी। अब रैली निकलने दी जाती तो ठीक था, लेकिन मसला सारा ये है कि ये शरीफ बरादरान की जो पाकिस्तान के बाकी लोगों के भी अब पाकिस्तान की ख्वाहिश रह गई है कि पाकिस्तान का एक इमेज जो है एक ऐसा बन जाना चाहिए जो सेकुलर किस्म का हो, कि जिसमें लो सॉफ्ट इमेज कि अगर एक दो रैली निकलती, पब्लिक होती, मुमताज़ कादरी का जनाजा दिखाने पे तो हमने तो इन लोगों ने पाबंदी लगाई थी। जी बिल्कुल, हमने तो उनको दिखाया भी उसको, फिर उसके बाद बिल्कुल कि इतनी बड़ी लोग निकल आते हैं, इतने लोग उस शख्स के लिए निकल आए। नहीं, सलमान तासीर जो है उसके बारे में पीपल्स पार्टी हमने तो देखा है ना, जिस वक्त तो उसका जनाजा पढ़ने के लिए आगे कोई मौलवी खड़ा नहीं होता था, पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा नहीं था, उसकी बरसी पे कोई नहीं जाते थे। अब उसको कैश कराने के लिए चला, लेकिन कैश नहीं होगा। देखो मेरी बात, अब मैं बिलावल भुट्टो को शायद अंदाजा नहीं है क्या स्टेटमेंट दिया कि वो जो मर्जी स्टेटमेंट दो, लेकिन ये ऐसे मुतनाज़ा इश्यूज हैं कि जो आग से खेलने वाले इशू हैं, इनमें ना खेले। एक ठीक थी, बंदा चला गया, जो कि था वो मुमताज़ कादरी के बारे में अगर 18 करोड़ के वोट का मैंडेट है तो उसका जनाजा भी एक मैंडेट दिखा। एग्जैक्टली, एक जज्बात है सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और बाकी वो कहते हैं गलतफहमी में मारा गया या किसी मारा गया, वो अलहदा बात है, उस इशू को हम छेड़ना नहीं चाहते, लेकिन बुनियादी तौर पर एक जज्बाती वाबस्तगी है। इस इशू के बगैर भी आपकी सियासत चल सकती है। सर, इमरान खान को भी थोड़ा समझाएंगे कि वो जो बयानात दे रहे हैं, इमरान खान का बेसिकली सूरह वद्दुहा के बारे में, असल में इमरान खान जो है वो
जैसे कहते हैं उसको जुबान लफ्जों के इस्तेमाल का बात हुआ, और एक उसने माफी मांग ली। जब आप माफी मांग ले फिर कोई मसला नहीं होता। जाहिर बात है उसने बड़ी ओपनली माफी मांगी कि आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। राइट, वो बेसिकली लफ्जों का उसको एहतियात करनी चाहिए हमेशा। सर कॉल्स लेना शुरू कर रहे हैं हम, लाइव कॉलर को शामिल गुफ्तगू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले कौन होंगे हमारे साथ, कहां से? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप कहां से? अदनान नसीम अर्ज कर रहा हूँ जी, कराची से। जी जनाब जनाब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो माजरत चाहता हूँ आप दोनों से, जमील साहब ओरिया साहब के मौजूद थोड़ा सा सवाल है मेरा। जी जी। ओरिया साहब, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर आज भी जो है क्रांतिकारियों को हीरो का दर्जा दिया हुआ है, मंगल पांडे को और भगत सिंह वगैरह को। ये हम क्यों शर्माते हैं अपने शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और अहमद बरेलवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करते हुए कि इन्होंने भी तहरीक आजादी के अंदर अपना खून शामिल किया था। बहुत बड़ा, बिल्कुल ठीक है। देखें सिर्फ उन्होंने नहीं, उसके बाद जो है इतना ज्यादा काम, इतने ज्यादा लोग हैं, हमारे उलमा ने जितनी कुर्बानियां दी हैं। जाफर थानेसरी का केस कहां गया? 68 बगावत के मुकदमे हैं, लेकिन चूंकि सारे दाढ़ी वाले हैं, सीरे माल्टा मौलाना महमूदुल हसन कहाँ चले गए, कफायतुल्लाह काफ़ी कहाँ चले गए? ये वो लोग थे कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ के खिलाफ जदोजहद की है। लेकिन मसला पता है क्या है? मसला यह है कि हमारे टीवी के अंदर स्क्रीन रंगीन नहीं होती। यानी वो जो बंदा विलियम डार्लिपल लास्ट मुगल लिखता है, यहाँ लाहौर में बैठ के, आर्काइव में बैठ कर, वहाँ पर वो कहता यह है कि ये जो 1857 की जंग आज़ादी है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी है, इसमें हिंदू का एक बाल भी बागा नहीं हुआ, जिसे कहते हैं। ये खालिस्तान जहाद का ऐलान था जो कि शाही मस्जिद लाल के दिल्ली के पास से हुआ था, और उसके बाद सिर्फ मुसलमानों को सजाएं हुई। हम नहीं करते। हम वो लोग हैं कि जो ये पाकिस्तान के जितने भी दानश्वर हैं ना, ये अदीब, शायर, बड़े बड़े लोग, ये सियासतदान, इनकी हालत उस लड़के की तरह है कि जिसके पास एक फटे पुराने कपड़ों में मलबूस अपना बाप जो था वो मिलने आ गया था यूनिवर्सिटी में, तो उसने कहा था ये हमारा नौकर है जो मिलने गया। ये इतने अपने बाप से शर्मिंदा, ये इतने अपने माजी से शर्मिंदा होते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि ये गुफ्तगू करते हुए भी शर्मिंदा होते हैं अपने बुजुर्गों को। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से? वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब कहां से बात करेंगे? सिर्फ जिदिन बात कर रहा हूँ, कराची से। जी जी फरमाइए। और ये मकबूल चंद साहब, दो बातों में रहनुमाई फरमाएं। पहली बात तो ये है कि इस्लाम ये बात कहता है जब कोई शख्स किसी बनफहत बख्श ओहदे के लिए अपनी तारीफ करे वो खाइन है, बदयानत है वो, आप उसको उस ओहदे पे मत जाने दें। दूसरा सवाल ये है, कुरान कहता है कि क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? मफहूम कुरानी आयत का जी बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। कुरान भी जवाब देता है कि नहीं, नामुमकिन है ये बात ना। बिल्कुल ठीक। तो क्या इस निजाम में जो इन दोनों असूलों की मुखालिफत कर रहा हो तो खैर की तवक्को की जा सकती है? अगर की जाती तो उसका रास्ता क्या होगा? मुझे तो बिल्कुल, मुझे तो देखिए दुनिया में जितने भी निजाम राज है ना, वो बुनियादी तौर पर उनसे खैर की तवक्को मुझे खुद भी नहीं है। देखिए ना, इस वक्त अगर दुनिया में जमहूरियत और कम्युनिज्म था, अब चला गया, अगर जमहूरियत इतनी फायदेमंद चीज होती तो हर साल को 10-15 लाख बंदे ना मरते। दुनिया में कत्लो गारत डेमोक्रेटिक मुल्क करते हैं ना। एग्जैक्टली जी, इराक पे कोई डिक्टेटर ने हमला नहीं किया, अमेरिका ने किया, 48 नाटो के मुल्कों ने किया। अफगानिस्तान में किसी डिक्टेटर ने हमला नहीं किया, इन लोगों ने किया। इसराइल में 68 साल से जमहूरियत है। एरल शरॉन भी जमहूरियत से जीतता है, यहूद बराक भी जमहूरियत से जीतता है, डायमंड पर जमहूरियत से जीतते हैं, और फलस्तीनियों को कत्ल करते हैं जी, और फलस्तीनियों को तबाह करते हैं और रोज मारते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज भाई, देखो ये तो जमहूरियत मसला ये है बुनियादी तौर पर, वो बात उनकी ठीक है। अल्लाह कहता है कि क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर हो सकते हैं, लेकिन जमहूरियत में बराबर है। जमहूरियत में एक हीरोइन बेचने वाले का, एक क्रिमिनल का, जेल के अंदर एक बंदा जो कि क्राइम में होता है, वो बंदा जिसको 20 साल की 25 साल की कत्ल की सजा हो चुकी है, वो भी, उसका वोट भी एक तहज्जुद गुजार नेक पारसा शख्स के बराबर होता है। बिल्कुल सही। एक पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का वोट भी और एक ऐसे शख्स का वोट भी कि जिसको अलग बेपेते नहीं पढ़नी, वो बराबर होता है। ये दुनिया का अजीबोगरीब निजाम है। इस्लाम इस्लाम कहता है नहीं, अहल राय इस्लाम मुंतखब करता है, आपको करने पड़ेंगे अगर आपने वाकई सिस्टम को ठीक करना है। ठीक। और दूसरा उन्होंने ये पूछा था, वो जो क्या था,
एक तो इसको वोट सिस्टम का था, खैर की तवक्कुल। सिस्टम की बात हो रही अच्छा, है, ठीक। सिस्टम की बात। एक और लाइव कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी अबू बकर लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी अबू बकर साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? ये जो पाक चाइना कॉरिडोर है, इस वाले से मैं बात करना चाहूंगा। जिस तरह 100-150 साल पहले वो अंग्रेज आए थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने मुतारफ करवाई थी। मुझे एक सरकारी मुलाजिम इस तरह बता रहा था कि जो चाइना का इतना ज्यादा इनपुट हो रहा है जी, हमें उसमें से क्या मिल रहा है हिस्सा, वो हमें कुछ क्या भी मिल नहीं रहा है? मिल बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। चाइनीज का दूसरा ये कि चाइनीज लैंग्वेज जो आहिस्ता आहिस्ता इनपुट कर रहे हैं, अरबी को और उर्दू का आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे हैं, और चाइनीज लैंग्वेज के कोर्सेज, और मुझे डर लग रहा है तो चाइनीज लैंग्वेज इसको लाजमी करार दे दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बस आगे आपका पॉइंट आ मुझे गया। नहीं लगता चाइनीज लैंग्वेज। देखिए पहली बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में ये था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आके बैठी थी जी। और उसके साथ साथ उनकी फोर्सेस भी आई थी। चाइना ने आज तक कभी किसी मुल्क पे कब्जा किया नहीं है, तो एक बात है। सर इकोनॉमी पे तो कब्जा कर लिया, ये तो मानना पड़ेगा हमें। देखें चाइनीज की ट्रेडिशन देखें ना जी चाइनीज को चंगेज खान रौंदता हुआ जाता था, जी बीजिंग में जाके उसने हेडक्वार्टर बनाया था। चाइनीज ने दीवारें चीन बनाई थी कि हमलावर हमारे ना है। चंगेज़ खान का जो आखिरी ऑर्डर ये था वो ये था कि चाइनीज़ खाकान चीन ने जो था ना वो भेजा था कुछ लोगों को 200-250 और साथ सोने के थाल और हीरे जवाहरात भेजे थे, और चंगेज़ खान बेहोश था उस वक्त। तो उन्होंने पूछा चंगेज़ खान से कि ये चाइनीज़ जो है तहफ़ लेके आए। उन्होंने कहा जी हम और तहफ़ भी देंगे, हमने पर हमला मत होना। तो उन्होंने कहा कि आखिरी जो हुक्म था कि इनके सर काट के थाल में वापस भेज दो और तोहफे रख लो। अच्छा। इसका उनका ज़ालिम आदमी है चंगेज़ खान जी। तो चाइनीज़ जो है नॉन वायलेंट सी, नॉन रेजिस्टेंस सी मूवमेंट रही हैं, मतलब आज तक कभी उन्होंने अपने बाउंड्री से बाहर उसमें नहीं किया। लेकिन कारोबारी लोग हैं जी। आप देखें मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट के अंदर आप बैंकॉक चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, बाकी सारे इलाके में चले जाएं, आपको लोग चाइनीज़ के ख़िलाफ़ मिलेंगे। वो कहते हैं 3% 4% ये लोग हैं, लेकिन हमारी इकॉनमी के ऊपर ये काबिज़ हैं। बिल्कुल सही है, इसमें हमें भी बराबर का चाइनीज़ बनना पड़ेगा, वरना ख़राब हो जाएगा। हम बहुत खराब हो जाएंगे जी। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करेंगे, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी अपना नाम बताइएगा प्लीज। मिसेस तलत बात कर रही हूँ। जी मिसेस तलत, क्या कहना चाहेंगी आप प्लीज? जी ये औरिया मकबूल जान साहब ने अभी जिस डिटेल के साथ बताया है बच्ची पर जो जुल्म हुआ, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि देखिए जब हमारे कसूर के बच्चों को 250 बच्चों के साथ उनकी वीडियोस थी, फौश वीडियोस थी, पता नहीं कितनी सच्चाई थी कितनी उसमें गलत थी ये हम नहीं जानते, लेकिन बच्चों के साथ जुल्म हमारे माशरे का हिस्सा बन चुका है। जब लाहौर में, पंजाब में बच्चों के अगवा की वारदातें इस तेजी से होने लगी कि इदारों को ये हिदायत कर दी गई कि आप इनकी FIR ना काटें। सही कह रही हैं। और बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप बताइए, और जब हमारे जो सरबराह हैं जब वो अपनी बात को अल्लाह के 99 नामों के नाम नीचे खड़े होके कहते हैं कि वो जी मैंने सियासी बात कही, झूठ बोला, तो आप किसको पकड़ेंगे? साकिब निसार हमारी चीफ बिल्कुल जस्टिस ठीक साहब है किसको? मोहतरमा मिसेस तलत, आपका पॉइंट आ गया, बड़ा बहुत वैलिड खूबसूरत पॉइंट बात की जी, है। सर। बहुत ये एक पाकिस्तानी की आवाज़ है जी जो कहता ये है कि तुम लोग अल्लाह के 99 नाम के नीचे खड़े होके झूठ बोलते हो, जी और तुम कहते हो ये एक सियासी बयान है, तुम कहते हो कि ये वादा है, कुरान की हदीस की लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान के अंदर सिर्फ एक चीज़ पर लानत भेजी है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। और जहाँ जिस मुल्क के ऊपर अल्लाह की लानत मुसल्लत हो जाए उस मुल्क के अंदर सिवाय इस्तग़फ़ार के और कोई रास्ता नहीं बाकी रहता। बिल्कुल ठीक है। और ये साहब के कमेंट्स आ गए। नाज़रीन अगर आप फीडबैक देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम से जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान को इजाज़त दीजिएगा।